हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस में अपना नेक्स्ट टॉपिक है कृषि और सिंचाई। ठीक है, तो इसमें कृषि के बारे में जानेंगे उत्तर प्रदेश की, और सिंचाई के साधनों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य अनुकूल भूगर्भिक संरचनाओं एवं जलवायु दशाओं के कारण कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से संपन्न राज्य है। ठीक है, तो आपने देखा, आपने जितनी भी भौगोलिक स्थिति थी उत्तर प्रदेश की उसके बारे में जाना, तो हमने जाना कि उत्तर प्रदेश बहुत ही उपजाऊ राज्य है। ठीक है, कि गंगा यमुना दोआब यहाँ पे पड़ता है, बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, वो अपने साथ निक्षेप लाती, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ है। हर तरीके की कृषि यहाँ पर की जा सकती है। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी। तो उत्तर प्रदेश राज्य क्या है? अनुकूल भूगर्भिक संरचनाओं एवं जलवायु दशाओं के कारण कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से कैसा राज्य है? संपन्न राज्य है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का परसेंट 59.3% है। उत्तर प्रदेश में कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, उसमें कृषि का जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश राज्य में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उसमें कृषि से जुड़े हुए कितने परसेंट लोग हैं? तो 59.3% जो लोग हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कृषि को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहते हैं, कि अगर उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था चल रही है तो वो कृषि पर ही डिपेंड है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो कृषि में ही लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसे अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना, 1 नंबर में पूछ सकता है। अब हम उत्तर प्रदेश में, आपको पता है कि 3 ऋतुएँ होती हैं, तो उसके आधार पे फसल का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, जो 3 ऋतुएँ पड़ती हैं, तो उसके हिसाब से फसल का वर्गीकरण किया जाता है। देख लेते हैं कौन-कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखिए, फसल आती है आपकी रबी की फसल। ठीक है, रबी की जो फसल है उसका समय है अक्टूबर से दिसंबर के समय में ये की जाती है। ठीक है, इसकी कटाई का समय कब होता है? तो मार्च-अप्रैल में ये काटी जाती है फसल। ठीक है, रबी की फसल कब की जाएगी? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में की जाएगी। कट काटी कब जाती है? तो मार्च से अप्रैल के बीच में काटी जाती है। दशाएँ कैसी चाहिए, कैसी स्थिति चाहिए? तो देखिए, कम जल चाहिए, इसमें ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं पड़ती, और तापमान औसत चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा तापमान हो या बहुत ज़्यादा कम तापमान चाहिए, तो ऐसा भी नहीं, औसत एवरेज होना चाहिए। ठीक है? फसलों के प्रकार में देख लेते हैं कौन-कौन सी फसल आती है रबी में, तो गेहूँ है, जौ है, चना है, सरसों है। ठीक है? ये सारी रबी की फसलें हैं, ये चीज़ याद रखना। 1 नंबर में आपसे पूछेगा, हो सकता है ऐसे पूछ ले कि 5 रबी की फसलें लिखिए, तो आपको 5 रबी की फसलें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है? दशाएँ पूछ सकता है कि कब समय होता है, कब बोई जाती हैं ये और कब काटी जाती है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है? दूसरी जो फसल होती है ऋतु के हिसाब से, वो आती है आपकी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो है वो मई से जुलाई के बीच में की जाती है। ठीक है? जब बहुत बारिश होती है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तब ये की जाती है मई से जुलाई के बीच में। ठीक है? काटी कब जाती है? तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये काट ली जाती है। ठीक है? दशाएँ कैसी चाहिए, कैसी स्थिति चाहिए? तो बहुत ज़्यादा जल की ज़रूरत पड़ती है इनमें। ठीक है? बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए इसके लिए। तो आपने देखा कि मई से जुलाई के बीच में गर्मी भी बहुत पड़ती है, जल भी बहुत, बारिश भी होती है। ठीक है? जल भी इन्हें मिल जाता है। ठीक है, इनमें कौन-कौन सी फसलें आती हैं? तो इसमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास। ठीक है, जितने भी मोटे अनाज वाली जो फसलें होती हैं, आपको याद है, ऐसे याद रखना कि खरीफ की फसलों में जितना भी मोटा अनाज आएगा, वो खरीफ की फसल में आएगा। ठीक है, जैसे ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, ठीक है? ये सारे जो है मोटे अनाज हैं, और ये किस में आते हैं? खरीफ की फसलों में आते हैं। ठीक है, 2 हमने पढ़ ली। तीसरी जो आपकी फसल है ऋतु के हिसाब से, वो है जायद की फसल। ठीक है, जायद की फसल की अगर हम बात करें तो ये मार्च से अप्रैल के बीच में की जाती है। ठीक है, कब बोई जाती हैं? तो मार्च से अप्रैल के बीच में ये बोई जाती हैं, और जून और जुलाई में ये काट ली जाती हैं। ठीक है, जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट होता है तो ये काट ली जाती हैं। ठीक है, इसके लिए दशा कैसी चाहिए? अधिक तापमान चाहिए। तो आपने देखा कि मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए इसमें। ठीक है, इनमें कौन-कौन सी फसलें आती हैं? तो खीरा, तरबूज, खरबूज, लौकी, परवल, ये सारी जो फसलें हैं वो किस में आती हैं? जायद की फसलों में आती हैं। ठीक है, तीनों ही याद रख लेना, रबी, खरीफ, जायद। रबी है अक्टूबर से दिसंबर, खरीफ है मई से जुलाई, और जायद है मार्च से अप्रैल। मोटे अनाज जो है वो खरीफ की फसलों में आते हैं, जिनमें ज़्यादा जल चाहिए और ज़्यादा तापमान चाहिए। ठीक है, रबी की फसल में क्या है? कम जल चाहिए होता है, औसत तापमान चाहिए होता है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, सरसों। ठीक है, जब सर्दी का थोड़ा-सा टाइम शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे रबी की फसलें की जाती हैं। अब हमें कुछ फसलों के बारे में पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट फसलें हैं, ठीक है, 4 ही हैं। तो इसमें सबसे पहले गेहूँ के बारे में जानेंगे। 1 नंबर में पूछेगा कि गेहूँ के लिए उचित तापमान कितना चाहिए, ठीक है? भौगोलिक दशाएँ बताइए, ऐसे करके पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो गेहूँ के बारे में क्या है कि वर्षा कितनी चाहिए होती है इसे? तो 50 से 75 सेंटीमीटर तक बारिश होनी चाहिए, गेहूँ को इतनी बारिश की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बुआई के समय तापमान कितना चाहिए? जब इसे बोया जाता है गेहूँ को, तो उस समय तापमान कितना चाहिए? तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। ठीक है, सर्दियों के टाइम की जाती है, तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होना चाहिए, वो सबसे अच्छा माना जाता है। और प्रदेश के लगभग 24% भाग पे गेहूँ किया जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश का जितना भी एरिया है, उसके 24% भाग पे कौन-सी फसल की जाती है? तो गेहूँ की जाती है। मतलब और फसलों के हिसाब से हम देखें 100% निकालते हैं, तो उसमें 24% भाग पे गेहूँ किया जाता है। सबसे अधिक कौन से जिलों में किया जाता है? तो हरदोई और गोरखपुर में गेहूँ किया जाता है। ठीक है, बारिश याद रखना, 50 से 75 सेंटीमीटर। बुआई के समय तापमान कितना? तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस।
प्रदेश के कितने परसेंट भूमि पर ये किया जाता है? तो 24% भाग पे किया जाता है और सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो हरदोई और गोरखपुर में। तो हमारी जो दूसरी फसल है वो है चावल की फसल। इसमें अगर वर्षा की बात करें तो देखिए आपको खरीफ की फसल है, वर्षा ज़्यादा चाहिए होती है, बारिश की बहुत ज़रूरत है, इसे पानी बहुत माँगता है ये, ठीक है? और तापमान भी अधिक चाहिए, तो वर्षा जो है वो 75 से 125 सेंटीमीटर तक चाहिए होती है। बुआई के समय जब बोया जाता है इसे, तब तापमान कितना होना चाहिए? तो 20 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। जब इसे पक जाता है तो उस समय तापमान कितना चाहिए? तो 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए जब ये फसल पक जाती है, ठीक है? और प्रदेश के 18% भूमि पर चावल का उत्पादन किया जाता है। वैसे गेहूँ जो है वो 24% भाग पे किया जाता है, तो वैसे ही चावल जो है वो 18% भूमि पर किया जाता है। कौन-कौन से जिलों में चावल उपजाया जाता है? तो पीलीभीत, सहारनपुर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर। ठीक है, करा तो बहुत सारे जिलों में जाता है लेकिन जो इम्पोर्टेंट जिले हैं जो तो उन्हें आप याद रख लेना। तो 1-2 जिले तो आपको याद रखने ही हैं। ठीक है, तो पीलीभीत, सहारनपुर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर। तीसरी जो फसल है बहुत इम्पोर्टेंट है वो है गन्ना। ठीक है, प्रदेश के लगभग 45% भूमि पर गन्ने की कृषि की जाती है। ठीक है, गन्ना बहुत किया जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चीनी की मिलें भी अच्छी खासी हैं। तो 75% भूमि पर गन्ना किया जाता है। गन्ना उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो तराई तथा गंगा यमुना दोआब जो है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है? सबसे ऊपर तराई का क्षेत्र आता है, भाबर का क्षेत्र आता है, फिर गंगा यमुना दोआब आता है, फिर पठारी क्षेत्र आता है। तो इसमें तराई और गंगा यमुना दोआब में सबसे ज़्यादा गन्ना किया जाता है, ठीक है? और उत्पादक जिले कौन से हैं? तो रामपुर, बरेली, सीतापुर, अलीगढ़, शामली, ये उत्पादक जिले हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना किया जाता है, ठीक है? और याद रखना 75% भूमि पर गन्ना किया जाता है। फिर जो अपनी लास्ट फसल है वो है कपास। कपास के बारे में याद रखना कि कौन से क्षेत्र है जहाँ पर कपास सबसे ज़्यादा की जाती है, तो गंगा यमुना दोआब में की जाती है और रोहिलखंड और बुंदेलखंड का जो एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास की जाती है। ठीक है, कहाँ-कहाँ की जाती है? तो गंगा यमुना दोआब, इनमें जो जिले आते हैं उनका नाम लिख देना। उसके बाद रोहिलखंड और बुंदेलखंड, यहाँ पर कपास की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये भौगोलिक दशा हो गई 4 फसलों की। अब हम फल उत्पादन की बात कर लेते हैं। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम खाली वही पढ़ेंगे। ठीक है, फल उत्पादन में, ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना। तो देखिए प्रदेश में आम को नवाब ब्रांड का नाम देकर प्रचारित किया जा रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि नवाब ब्रांड के नाम से किस फसल को जाना जाता है या किस फल को जाना जाता है, तो आम को जाना जाता है। क्योंकि आम जो है सबसे ज़्यादा लखनऊ के एरिया में होता है, जो वहाँ पे मलिहाबाद एरिया है। ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छा आम होता है और बहुत ज़्यादा आम होता है। तो इसलिए और लखनऊ में आपको पता है कि नवाब कहा जाता है, वहाँ पे ज़्यादातर जो नवाब रहे थे। तो इसलिए आम को नवाब ब्रांड का नाम देकर प्रचारित किया जाता है। ठीक है? प्रचार किया जाता है इसका। तो 1 नंबर में पूछ सकता है तो याद रखना। फिर क्वेश्चन ये है कि लीची जो है कौन से जिलों में की जाती है सबसे ज़्यादा? तो सहारनपुर और मेरठ का जो एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन किया जाता है। पपीते की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में उन्नाव, लखनऊ और सहारनपुर के जिले में सबसे ज़्यादा पपीते का उत्पादन किया जाता है। केले की अगर हम बात करें तो वाराणसी, कौशाम्बी और इलाहाबाद, यहाँ पे सबसे अधिक केला का उत्पादन किया जाता है। ठीक है? वाराणसी में, कौशाम्बी में और इलाहाबाद में। ठीक है? जिले याद रखना सभी के। अब 1 नंबर में ये सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है? कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये रहमान खेड़ा लखनऊ में स्थित है, ठीक है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है वो आपका लखनऊ में स्थित है। दूसरा कि अमरूद औद्योगिक उद्योग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अमरूद जो है वो इलाहाबाद के एरिया में की होता है, ठीक है? तो इलाहाबाद में ये स्थित है। अमरूद औद्योगिक उद्योग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। फिर आप पशुपालन के बारे में जान लेते हैं, कृषि के बारे में हमने जान लिया। पशुपालन की अगर हम बात करें तो 2012 की जनगणना के हिसाब से प्रदेश में पशुओं की सर्वाधिक संख्या जो है वो अपने प्रदेश में, ठीक है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? तो पशुओं की है। प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना जो है 1944 में की गई थी। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? 1944 में की गई। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ये बनते हैं इसलिए ना अच्छे से याद रखना। अगर हम बात करें कि दूध के उत्पादन में राज्य का कौन-सा स्थान है, तो राज्य का प्रथम स्थान है, ठीक है? उत्तर प्रदेश का दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान है, ये चीज़ याद रखना। 1 नंबर में पूछ सकता है आपसे। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है वो है कि गोकुल पुरस्कार योजना क्या है? इसके बारे में जान लेते हैं कि गोकुल पुरस्कार योजना क्या है? पशुपालन किसानों की आय का दूसरा सबसे बड़ा साधन है। ऐसे में सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की शुरुआत की गई। इस स्कीम के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ ही वैज्ञानिक रूप से वृद्धि करने के विषय में बताया जाएगा। इसकी शुरुआत 2014 में 2025 करोड़ रुपए के साथ की गई थी। ठीक है, तो गोकुल पुरस्कार योजना की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो किसान है वो किससे कमाते हैं? एक तो कृषि से कमाते हैं और दूसरा पशुपालन से कमाते हैं। तो ये बात सरकार को भी पता है। तो पशुपालन जो किसान है उनकी आय का दूसरा सबसे बड़ा साधन है। इसलिए सरकार ने क्या किया? पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन की योजना की शुरुआत की। ठीक है, इस योजना के तहत क्या था कि दूध उत्पादन में जो गुणवत्ता आती है, ठीक है, उसमें सुधार करना था हमें। साथ ही साथ वैज्ञानिक रूप से कैसे उसे बढ़ाया जा सकता है दूध के उत्पादन को, इस विषय में बात की गई इसमें गोकुल पुरस्कार योजना में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इसमें और इसकी शुरुआत कब की गई? तो 2014 में की गई। ठीक है, कितने रुपए के साथ की गई? तो 2025 करोड़ रुपए के साथ इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में। ठीक है, ये है गोकुल पुरस्कार योजना। ठीक है, लिख लेंगे 1 नंबर में अगर आप पूछा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन कृषि नीति 2013 क्या है? ठीक है, तो नवीन कृषि नीति के बारे में एक क्वेश्चन बना था 1 नंबर में कि इसमें कृषि क्षेत्र में कितने परसेंट वृद्धि दर को प्राप्त करना था, तो 5.1% को वृद्धि दर जो थी, उसे प्राप्त करना था। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि नवीन कृषि नीति क्या है 2013? तो 28 फरवरी 2013 को ये लागू की गई थी, जिसमें प्रमुख बिंदु हैं। ठीक है, नवीन कृषि नीति 2013 जो है वो कब लागू की गई? तो 28 फरवरी 2013 को ये लागू की गई थी, जिसमें प्रमुख बिंदु हैं, कौन-कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला था कि कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि दर प्राप्त करना। ठीक है, कृषि का जो क्षेत्र है उसमें 5.1% वृद्धि दर को प्राप्त करना था, पहला लक्ष्य ये था। दूसरा था कि प्राकृतिक संसाधनों का विकास करना और उनका संरक्षण करना। जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका डेवलपमेंट करना है, उन्हें उनका विकास करना है और उन्हें बचा के रखना है, ठीक है, उनका संरक्षण करना है। तीसरा है कि कृषकों की आय में वृद्धि करना, जो किसान हैं उनकी आय में वृद्धि करना। तो ये 3 लक्ष्य थे नवीन कृषि नीति 2013 के, ये चीज़ याद रखना। कब आई थी? तो 28 फरवरी 2013 को आई थी। अब थोड़ा-सा हम सिंचाई के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है आपको पता है कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में पंजाब और हरियाणा के बाद तीसरा स्थान है। ठीक है, अगर हम सिंचाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान आता है। पहला आता है पंजाब का, फिर हरियाणा का और तीसरा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन-सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। सिंचाई के प्रकार की अगर हम बात करें कि कितने परसेंट सिंचाई किससे होती है, तो नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है और इसका प्रतिशत कितना है? तो 73.6% जो है सिंचाई, वो नलकूप के द्वारा होती है। फिर नहरों द्वारा कितनी सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में? तो 18.5% जो है वो सिंचाई नहरों द्वारा होती है। फिर है कि कुआँ, तालाब, पोखर और झील द्वारा कितनी परसेंट सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में? तो 6.8% जो है सिंचाई वो कहाँ किससे होती है? तो कुओं द्वारा, तालाब द्वारा, पोखर द्वारा या झील द्वारा, ठीक है? और अन्य जो साधन हैं उनके द्वारा सिंचाई के कितने परसेंट होती है? तो 1.1% होती है। तो नलकूप द्वारा याद रखना कि कहाँ पर नलकूप द्वारा सिंचाई होती है, ठीक है? इसका परसेंटेज कितना है? कुछ जिलों के नाम आप लिख देना कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई है वो नलकूप द्वारा होती है और उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मामले में तीसरा स्थान है। पहला पंजाब का है, फिर हरियाणा का और तीसरा उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, यूपी का एरिया कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का एरिया है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका इतना ही है। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने पढ़ ली। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है इसमें, बस इतना ही याद रखना आप। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।